दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई मूवी उप्पू कप्पू रंभू को, जो आपको जरूर पसंद आएगी, इसलिए वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि एक बड़ा राज्य था जहां पर अकाल पड़ने लगा था और खाने तक के लाले पड़ गए थे। तब वहां के राजा ने ज्योतिष से इसका कारण पूछा, तो उन्होंने बताया कि राज्य में लोग मरते हैं तो उन्हें गाँव के उत्तर में गाड़ा जाए, इससे परेशानी ठीक हो सकती है। तब राजा ने बिना सोचे ऐसा ही किया, जिससे गांव फिर से हरा भरा हो गया और फिर इसी राज्य से कई सारे लोग निकले जो अलग अलग गांव में रहने लगे और उन्होंने लोगों के मरने के बाद उन्हें गांव के उत्तर में गाड़ने की परंपरा जारी रखी। इसके बाद हमें चिट्टी जयपुरम नाम के गांव को दिखाया जाता है जहां उसी राज्य के कुछ लोग रहने आए थे और उन्होंने गांव के उत्तर में लोगों को गाड़ने की प्रथा चालू कर दी थी, जिसे आज करीब 200 साल से भी ऊपर हो चुका था। अब इसके बाद हम देखते हैं कि आज इस गांव के मुखिया की मौत हो गई है, इसलिए उन्हें गांव के उत्तर वाले कब्रिस्तान में लाकर गाड़ दिया जाता है और वहां भीमैया नाम का आदमी भी मौजूद था, जिसे देखकर हम समझ पाते हैं कि वो मुखिया से जलता था। वहीं मधुराजू नाम का आदमी भी होता है जो सिर्फ पैसों के नशे में चूर था। खैर, फिर हम मुखिया की बेटी अपूर्वा और उसकी माँ को देखते हैं जो रोए जा रहे थे। फिर यहाँ कब्रिस्तान में काम करने वाला चिन्ना आता है जो मुखिया को रीति रिवाज के साथ गाड़ देता है। वहीं मुखिया की समाधि पर बड़े पत्थर को देखकर भूमैया कहता है कि जब मैं मरूंगा ना तो इससे भी बड़ा पत्थर लगाना। इसके बाद हम चिन्ना के घर का सीन देखते हैं जहाँ उसकी माँ को कोई बड़ी बीमारी थी और वो कभी भी मर सकती थी, इसलिए वो अपने बेटे से कहती है कि जब मैं मरूंगी ना तो मुझे किसी पेड़ के नीचे गाड़ना ताकि मैं सुकून से रह सकूं। लेकिन इस बात पर चिन्ना ज्यादा ध्यान नहीं देता। इसके बाद हम सरपंच ऑफिस का सीन देखते हैं जहाँ अपूर्वा को मुखिया बनाया जा रहा था, क्योंकि उस गाँव में अपूर्वा की पीढ़ी ही मुखिया की गद्दी संभालती आ रही थी, जिससे भीमैया खुश नहीं था। फिर यहाँ अपूर्वा डरी हुई सी आती है और ये लोग उसे मुखिया की उपाधि दे देते हैं। हालांकि अपूर्वा को खुद नहीं पता था कि वो मुखिया बनकर करेगी क्या। वहीं अपूर्वा को एक बूढ़ा आदमी बताता है कि अब से तुम्हें कोई भी काम पड़ेगा ना तो तुम सामने खड़े 3 लोगों से मदद मांग लेना, वो काम एक्सपर्ट है। लेकिन सामने खड़े 3 लोग तो काफी बूढ़े होते हैं जो खुद कब टपक जाए किसी को नहीं पता। इसके बाद हम चिन्ना को कब्रिस्तान में देखते हैं जो साफ सफाई कर रहा था। तभी उसे अपनी माँ का ख्याल आता है कि उसे पेड़ के नीचे वाली जगह देखनी चाहिए। फिर जैसे ही वो गाड़ने की जगह देख रहा था तभी वो कुछ नोटिस करता है और टेंशन में आ जाता है। इसके बाद हम अपूर्वा को देखते हैं जिसे आज सारे गांव वालों से उनकी समस्या सुननी थी, इसलिए वो डर डर के लोगों के सामने आती है और सोचने लगती है कि पता नहीं कौन क्या पूछ ले। फिर भूमैया के लोग जानबूझकर अपूर्वा से ऊटपटांग सवाल पूछने लगते हैं, जिस पर अपूर्वा को जवाब पहले से ही आता था, क्योंकि उसके पापा ने उसे पहले ही ऐसे सवालों के जवाब बताए थे। इसलिए अपूर्वा उनके सवालों के जवाब दे देती है। फिर जब मधुराजू के आदमी सवाल पूछते हैं तो वो उनका भी मुंह बंद कर देती है, जिससे अपूर्वा को लग रहा था कि ये सारे सवालों के जवाब तो पापा ने बताए ही थे, कितनी आसानी से मैंने इन्हें जवाब दे दिए। तभी वह चिन्ना खड़ा होता है और कहता है कि हमारे गांव के उत्तर में अब केवल 4 लोगों को गाड़ने की जगह बची है, उसका हम क्या करेंगे। ये सुनकर तो अपूर्वा चकरा जाती है कि ये कैसा सवाल है। तब चिन्ना कहता है कि उत्तर के सिवा हम अपने लोगों को गाड़ नहीं सकते, तो बताओ कोई मरा तो हम उसे कहाँ गाड़ेंगे। अब यह अपूर्वा के लिए एक बड़ा सवाल था, इसलिए वो कहती है कि मैं सोच के बताऊंगी और वो इस मुसीबत का हल निकालने के लिए 2 दिन का समय मांगती है, क्योंकि भीमैया भी पीछे पड़ गया था। फिर वो घर आकर खूब रोती है कि मैं किस मुसीबत में फंस गई, अब इस जगह का मैं क्या करूं। वही गांव में बातें होने लगती है कि कब्रिस्तान में केवल 4 लोगों के लिए जगह बची है, ना जाने हमारे मरने पर हमारा क्या होगा। इधर चिन्ना की माँ की तबीयत कुछ ज्यादा ही बिगड़ गई थी, इसलिए वो हॉस्पिटल आए थे। तब यहाँ से जाते समय चिन्ना की माँ दोबारा अपने बेटे से वादा लेती है कि वो उसे पेड़ की छांव में ही गाड़ेगा। यहाँ हम अपूर्वा को देखते हैं जो एक फैसला करती है कि हम पास वाले गांव में जाकर उनसे मदद मांगेंगे ताकि वो हमें कब्रिस्तान के लिए जगह दे दे। तब वो पास के गांव वालों से जमीन की बात करने जाती है, लेकिन सब लोग मना कर देते हैं। इससे परेशान होकर अपूर्वा सीधा चिन्ना के पास आती है और बताती है कि हमें तो कहीं भी जगह नहीं मिल रही, ऐसे में हम क्या करेंगे। तब चिन्ना कहता है कि आप चिंता मत करिए, अभी तो 4 लोगों की जगह बची है, इतनी जल्दी वो जगह नहीं भरने वाली। इस पर अपूर्वा कहती है कि एक काम करो, तुम उन लोगों की लिस्ट बनाओ जो इन दिनों में कभी भी मर सकते हैं, इससे हमें आइडिया हो जाएगा कि कितने लोगों के लिए हाल फिलहाल में जगह चाहिए होगी। तब चिन्ना ऐसा ही करता है और 2 दिन में एक लिस्ट बना देता है। फिर अपूर्वा पंचायत ऑफिस में आकर सबको बताती है कि टोटल 8 लोगों के नाम है हमारे पास जो कभी भी मर सकते हैं, इसलिए जो पहले मरेगा उसको हम गाड़ देंगे। लेकिन भीमैया कहता है कि नहीं, इस लिस्ट में मेरा भी नाम डालो, क्योंकि मेरा परिवार
परिवार इस गांव में सबसे पुराना परिवार है, इसलिए मैं मरने के बाद इसी गांव में दफन होना चाहता हूँ। इसी बात पर मधु राजू भी बोल पड़ता है और यहाँ भीमैया और मधु राजू के बीच में बहस हो जाती है, जिससे परेशान होकर अपूर्वा चली जाती है। फिर वो सोचने लगती है कि ऐसे में वो क्या करे, तो उसे एक आइडिया आता है कि क्यों ना गांव वालों के सामने ही पर्ची से नाम निकाले जाएं। जिसकी किस्मत में होगा उसे गांव के कब्रिस्तान में जगह मिल जाएगी। इसी तरह से अगले दिन अपूर्वा गांव में अनाउंस करवा कर लोगों को बुलवा लेती है और यहाँ अपूर्वा के साथ वाले 3 बूढ़ों ने इस छोटे से काम के लिए पूरा माइक वगैरह का इंतजाम कर दिया था। तब अपूर्वा लोगों के नाम की पर्ची निकालनी शुरू करती है और 3 लोगों के नाम पूरे हो जाते हैं, जिसमें से एक नाम मधु राजू के पापा का भी आया था, जिससे वो बहुत खुश होता है। फिर जब चौथे नाम की बारी आती है तो पर्ची में भीमैया का नाम आता है। ये देखकर अपूर्वा को चिन्ना की माँ की चिंता हो जाती है और वो झूठ कह देती है कि इसमें तो चिन्ना की माँ का नाम आया है। जिसके बाद ये मीटिंग यहीं खत्म होती है और अपने पापा का नाम पर्ची में आने की खुशी में मधु राजू कहता है कि आज गांव में मेरी तरफ से सबको पार्टी है, इसलिए गांव के कई सारे लोग मधु राजू के घर में पार्टी में आते हैं और ये लोग खूब शराब पीते हैं। वहीं हम शराब को बनता हुआ भी देखते हैं, जो बहुत ही बुरी तरीके से बनाई जा रही थी। अब अगले दिन जब अपूर्वा उठती है तो उसे एक खबर पता चलती है, इसलिए ये लोग सीधा मधु राजू के घर भागते हैं और यहाँ पता चलता है कि गांव के 4 लोग कल पार्टी में शराब पीकर मर गए। ये देखकर सबके होश उड़ जाते हैं कि अब तो कब्रिस्तान की सारी जगह ऐसे ही खत्म हो गई और फिर चिन्ना उन सबको गाड़ देता है। हालांकि भीमैया काफी खुश हो रहा था कि जब उसे कब्रिस्तान में जगह नहीं मिली तो बाकियों को भी नहीं मिली। इसके बाद रात में चिन्ना अपनी माँ से कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारे लिए मैंने जगह देख रखी है तो मैं वही गाड़ूंगा। फिर चिन्ना सीधा कब्रिस्तान आता है और पता चलता है कि उसने अपनी माँ के लिए एक जगह पहले से ही बचाई हुई थी। हालांकि चिन्ना को डर भी था कि अगर गांव वालों को पता चला कि मैंने बेईमानी की है तो वो उसे छोड़ेंगे नहीं। जिसके बाद अगले दिन चिन्ना समाधि पर गाड़ने के लिए एक खाली पत्थर लेकर जा रहा था ताकि गांव वालों को ये न लगे कि कब्रिस्तान में कोई जगह खाली है। लेकिन तभी रास्ते में उसे अपूर्वा मिल जाती है और कहती है कि तुम मेरे साथ चलो, जिस पर चिन्ना मना कर देता है कि नहीं, मुझे जरूरी काम है। लेकिन अपूर्वा उसे पत्थर के साथ ही अपने साथ ले जा लेती है। फिर अपूर्वा कब्रिस्तान के लिए और भी बाकी गांव के मुखिया से बात करती है, लेकिन सारे ही लोग साफ मना कर देते हैं कि हमारे गांव में जलाने का रिवाज है, दफनाने का नहीं। वहीं एक गांव का मुखिया कहता है कि आपको हम 1 एकड़ देंगे, लेकिन उसके बदले आपको 1 लाख रुपए देने होंगे। पर इतने पैसे अपूर्वा पे थे नहीं, इसलिए ये लोग लौट आते हैं। फिर जब अपूर्वा गांव में वापस लौटती है तो गांव में बवाल हो रखा था, क्योंकि मधु राजू के पिता की हालत खराब थी और उसके आदमी कह रहे थे कि अगर ये अभी मर गए तो बताओ इन्हें हम कहाँ दफनाएंगे। जो सुनकर अपूर्वा सीधा घर आती है और रोने लगती है कि ये मुसीबत कैसे खत्म होगी। फिर वो सीधा बाहर की तरफ भागती है कि ये मुखिया का पद मैं छोड़ दूंगी, भाड़ में जाएं ये लोग। लेकिन उसकी माँ उसे रोकती है कि ये पद हमारे खानदान की निशानी है, इसलिए ये तुम्हें संभालना ही होगा। इसलिए अपूर्वा रुक जाती है। वहीं हम चिन्ना को देखते हैं जो अपनी माँ के लिए बचाई जगह पर पत्थर गाड़ देता है। हालांकि वो पत्थर थोड़ा सा टूट जाता है। फिर अगले दिन अपूर्वा चिन्ना को साथ लेकर उसी कब्रिस्तान को देखने आती है और वो चिन्ना के गाड़े उसी पत्थर को नोटिस करती है कि ये पत्थर तो नया नया सा लग रहा है। जिस पर चिन्ना बात को घुमा देता है कि ये 100 साल पुरानी कब्र है ना, इसलिए इतनी साफ हो गई होगी। ये सुनते अपूर्वा को आइडिया आता है कि हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि जो 100 साल पहले बनी कब्र है उन्हें खाली करके दोबारा से जगह बना दी जाए। ये आइडिया चिन्ना को भी सही लगता है और अपूर्वा ये बात जाकर गांव के सारे लोगों से बताती है। तब गांव का पंडित कहता है कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन अपूर्वा उसका मुंह बंद कर देती है और वो अपने आदमियों को ऑर्डर देती है कि 100 साल पुरानी कब्र की लिस्ट बनाइए, हमें उसे खाली करना है। जिसके बाद वो बूढ़े लोग चिन्ना के साथ कब्रिस्तान में लिस्ट बनाने लगते हैं। लेकिन जैसे उसी जगह की कब्र आती है जिसे चिन्ना ने बचा कर रखा था, तो चिन्ना उन लोगों को भूतों की अफवाह सुनाकर उनका ध्यान भटका देता है कि चलो अब बाकी की लिस्ट कल बनाएंगे। फिर चिन्ना रात को जल्दी से आकर उसी लगाए पत्थर पर झूठा नाम और साल लिख देता है, जिससे इस जगह को ये लोग खाली करने की कोशिश न करें। उसी समय वहाँ एक शराबी दारू पीते पीते आता है और नशे में उसे ऐसा लगता है कि जैसे भूत उसकी ओर बढ़ रहा है, जो कि चिन्ना ही था। इससे डर के मारे वो बेहोश हो जाता है
अब अगले दिन वो नशेड़ी आदमी सीधा गांव में आकर सबको बताने लगता है कि उसने कब्रिस्तान में भूत देखा है, जिससे सब डर जाते हैं। वही अब लिस्ट बनने के बाद अपूर्वा 100 साल पहले की कब्रों को खुदवाने जा रही थी, लेकिन तभी भीमैया का आदमी आता है और कहता है कि अब ये कब्र नहीं खुदेंगी, पंडित जी ने मना किया है। और इन्हें पता चलता है कि उस नशेड़ी की बातों में आकर पंडित जी ने साफ कह दिया था कि हमारे पूर्वज की आत्मा कब्र खुदने के नाम से बाहर आ गए हैं, और अगर कब्र खुदेगी तो गांव में प्रलय आ जाएगी। इसलिए गांव वालों ने कब्र खोदने के लिए मना कर दिया था, जो सुनकर अपूर्वा को बहुत गुस्सा आता है। और फिर भीमैया अपने आदमियों से कहता है कि कोई भी हमारे खानदान की समाधि पर हाथ न लगाए, इसलिए हमारी समाधि पर लाल पेंट करवा दो। इस तरह से देखा देखी गाँव वाले भी अपने अपने परिवार की समाधि पर अलग अलग पेंट कर देते हैं, जिसमें अब सिर्फ चिन्ना की बनाई समाधि ही अलग लग रही थी। इसलिए चिन्ना भी जाकर एक समाधि पर नीला रंग कर देता है, जो कि मधुराजू के समाधि जैसा ही था। पर गलती से मधुराजू के लोग उस समाधि से टकराते हैं और वो कहते हैं कि अब तक तो हमारी सारी समाधियों के पेंट सूख गए थे, तो ये अभी तक सूखा क्यों नहीं। ये बात जाकर वो मधुराजू को भी बताते हैं और इससे ये क्लियर हो जाता है कि उस समाधि पर किसी ने अभी अभी पेंट किया था। इसी कारण गाँव में झगड़ा शुरू हो जाता है ये जानने के लिए कि वो पेंट किसने किया। तब यहाँ चिन्ना को देखकर अपूर्वा उससे पूछने लगती है कि तुम शुरुआत से ही मुझे कब्रिस्तान में जाने से रोकते आ रहे हो, सच सच बताओ तुमने ही तो कुछ किया है ना। तब चिन्ना बताता है कि वो पेंट मैंने ही किया है और वो जगह मैंने अपनी माँ के लिए बचाई है। ये सुनकर अपूर्वा कहती है कि अगर ये बात गाँव वालों को पता चली ना तो वो तुम्हें बहुत मारेंगे, इसलिए ऐसा करो, सबसे पहले अपने लगाए उस पत्थर को कब्रिस्तान से हटाओ, फिर हम कुछ सोचते हैं। इधर भीमैया के लोग भीमैया के परदादा के पत्थर पर देखते हैं कि उनकी मौत का कारण क्या था, और उसमें ये भी लिखा होता है कि जब भीमैया के परदादा जो मुखिया थे उनकी एकदम से मौत हो गई, तब मुखिया का पद अपूर्वा के परदादा को मिला था। तब से अपूर्वा के खानदान से ही सब लोग मुखिया बनते आ रहे थे। ये सुनकर तो भीमैया सीधा कब्रिस्तान जाने लगता है। वहीं अपूर्वा को भी उसके लोग लेने आ जाते हैं और इधर चिन्ना भी वो पत्थर किसी तरह हटाने में लगा था। अब भीमैया सीधा कब्रिस्तान पहुंचता है और वो पत्थर देखकर गांव वालों से बताता है कि असली मुखिया बनने का हकदार तो मैं हूँ। तब यहाँ अपूर्वा भी आती है, जो सिर्फ चिन्ना को ही ढूंढे जा रही थी, और भीमैया के बोलने पर वो भी कह देती है कि ठीक है, तुम ही बन जाओ मुखिया। ये कहकर वो जाने लगती है और भीमैया खुश हो जाता है। लेकिन तभी वहाँ पेड़ पर से चिन्ना गिरता है, जो इन सबको देखकर पत्थर के साथ पेड़ पर चढ़ गया था। तब भीमैया भी मुखिया होने के नाते इसका फैसला करता है और चिन्ना और उसकी माँ को गांव से निकल जाने का ऑर्डर देता है, जिसके बाद सारे गांव वाले चिन्ना को मारने लगते हैं कि इसने नकली पत्थर लगाकर हमें धोखा दिया है। और यहाँ अपूर्वा के रोकने पर भी कोई नहीं रुकता। तभी एक आदमी भागता हुआ आता है और बताता है कि चिन्ना की माँ की मौत हो गई है। जो सुनकर चिन्ना जल्दी से अपने घर आता है और अपनी माँ को देखकर फूट फूट कर रोने लगता है। इसके बाद चिन्ना सोचता है कि अब मैं अपनी माँ को कहाँ दफनाऊंगा, इसलिए वो सबसे पहले अपनी माँ के शरीर पर एक लेप लगाता है, जिससे उनकी बॉडी जल्दी सड़ेगी नहीं। फिर अगले दिन भीमैया ने कब्रिस्तान की आखिरी जगह को नीलामी में बेचने का फैसला लिया था, इसलिए सारे गाँव वाले इकट्ठा होते हैं। अब जब नीलामी शुरू होती है तो मधुराजू और भीमैया नीलामी में एक दूसरे को टक्कर दे रहे थे, पर ज्यादा पैसा सुनकर मधुराजू चला जाता है। फिर भीमैया सोचता है कि अब ये कब्रिस्तान की आखिरी जगह मुझे ही मिलेगी, लेकिन गांव के बाकी लोग भी बोली लगाते हैं, जिसके कारण ये रकम 90,000 तक पहुंच जाती है। और भीमैया कहता है कि मैं इस जगह के लिए 1,00,000 रुपए दूंगा, और ये आखिरी कब्रिस्तान की जगह उसे मिल जाती है। हालांकि ये देखकर सारे गाँव वाले हंस रहे थे, जो बात भीमैया को अजीब लगती है। फिर अगले दिन चिन्ना अपनी माँ को दफनाने के लिए कहीं निकलता है और गाँव वाले भी उसके पीछे पीछे जा रहे थे। तब चिन्ना दूसरे गाँव की जमीन पर जाकर अपनी माँ को दफनाने लगता है, और यहाँ से सीन कुछ समय पहले शिफ्ट होता है, जहाँ चिन्ना अपूर्वा को आकर एक आइडिया बताता है कि हमें लोगों को दफनाने के लिए जगह मिल सकती है। इसलिए अपूर्वा गांव वालों को बुलाती है, केवल भीमैया और मधुराजू को छोड़कर, और ये लोग प्लान बनाते हैं कि उस नीलामी को हमें जैसे तैसे करके 1,00,000 तक पहुँचाना होगा। जिसके बाद ये लोग ऐसा ही करते हैं और भीमैया के दिए 1,00,000 को ये ले जाकर उसी गाँव वालों को दे देते हैं, जो इसके बदले 1 एकड़ की जमीन दे रहे थे। यानी चिन्ना अपनी माँ को उसी जगह गाड़ने लाया था। फिर अपनी माँ की समाधि पर चिन्ना एक बड़ा सा पौधा लगाता है कि यही बाद में पेड़ बनेगा और आपको छाया देगा। जिसके बाद हमें कुछ साल बाद का सीन दिखाते हैं, जहाँ वो पौधा पेड़ बन गया था और चिन्ना अपनी माँ को याद कर रहा होता है। वही गांव वालों ने दोबारा से भीमैया की जगह अपूर्वा को अपना मुखिया बना लिया था।
यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और इसके अलावा आप कौन सी मूवी या वेब सीरीज का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं वो भी कमेंट कीजिएगा। बाकी अगर आपको हाल ही में आई एक कमाल की मूवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।